अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर दोबारा से खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक नंबर 2.1 रेस्ट एंड मोशन, और चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन टॉपिक्स में आपने क्या क्या याद करना है। हर टॉपिक में हम लोग ये देखा करेंगे कि हमने इससे रिलेटेड क्या क्या याद करना है। जो जो चीज़ें मैं आपको लगाऊंगा आप लाजमन उन चीज़ों को याद करें। अगर आप मिनिमम इतना याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप हर एक क्वेश्चन जो भी आपके सामने आएगा आप उसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं, और फुल मार्क्स लेना कोई भी इशू नहीं होगा। तो हम लोग उसके बाद ये भी देखेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस हैं उसी लेक्चर के अंदर। और एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन देखने के बाद जो क्वेश्चन लास्ट में चैप्टर के बच जाया करेंगे उसको हमने कहाँ से करना है, और उससे रिलेटेड आपको मैं जो है वो नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अगर आप ख़ुद भी आपके पास वो लिखे हुए हैं आप वहाँ से करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। इससे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम चैप्टर मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पास पेपर भी करेंगे। तो हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.1 और 2.2 पढ़ें, इसने यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को बयान किया है। हम इस डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर वो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को बयान करते हुए कहता है द फर्स्ट थिंग कंसर्निंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स काइनेमेटिक्स। कहता है जी सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि काइनेमेटिक्स क्या है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि मूव कर रहा हो। अब मोशन क्या चीज़ है? तो मोशन मूवमेंट को कहा जाता है। उर्दू में इसका लफ्ज़ी मैनी है हरकत, हरकत करना, मतलब कि मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अपनी पोजीशन को चेंज करना, डिस्टेंस कवर करना, मूव करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना, मूव करना, इसे हम लोग जो है वो मोशन कहते हैं फिजिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इज कॉज ऑफ मोशन। कहता जी काइनेमेटिक्स देखें, इसने जो है ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 को बाद में करेंगे, उसकी थोड़ी बेस डेवलप जब फिज़िक्स की हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसको ज़्यादातर बाद में करवाया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि जब फिज़िक्स की थोड़ी सी बेस डेवलप हो जाए और फिज़िक्स क्या है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो चैप्टर नंबर 1 करवाना बनस्पतन टीचर्स के लिए आसान हो जाता है। तो इस वजह से वो ज़्यादातर बाद में ही करवाया जाता है, और मेरी भी आदत रही है कि मैं हमेशा उसको लास्ट में करवाता हूँ। तो ये कहता है जी कि काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन बॉडी विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज ऑफ मोशन। मैंने वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में जो है वो पेज नंबर 1 पे देखा कि उसने डिफरेंट ब्रांचेस राइट साइड पे पेज पे बनाई हुई हैं। उसने वहाँ पर एक ब्रांच सबसे ऊपर जो डिफ़ाइन की है वो है मैकेनिक्स। अगर आप मैकेनिक्स को गौर करें, मैकेनिक्स की आगे सब डिवीज़न होती है। देखें, हम लोग जब छोटे थे तो हमने साइंस पढ़ी, साइंस के अंदर मेडिकल से रिलेटेड बायोलॉजी और फिज़िक्स से रिलेटेड भी चीज़ें और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी चीज़ें, यानी कि एटम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें डिफ़ाइन हुआ करती थी। वो सारी एक ही बुक के अंदर साइंस के अंदर डिफ़ाइन होती थी। फिर हम लोग जब अब 9 में या प्री 9 में पहुँचे तो केमिस्ट्री की बुक अलहदा हो गई, फिज़िक्स की अलहदा हो गई, इसी तरीके से बायोलॉजी की अलहदा हो गई। इसी तरीके से जब हम लोग सेकेंड ईयर के बाद बीएससी करते हैं, डबल मैथ्स फिज़िक्स करते हैं या किसी और किस्म की ग्रेजुएशन करते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंट बुक्स होती हैं। फिर मैकेनिक की एक अपनी बुक होती है, इसी तरीके से हीट से रिलेटेड, इसी तरीके से न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड, हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट बुक्स हैं, अपनी अपनी एक फील्ड है डिफरेंट। मैकेनिक्स एक पूरी बुक का नाम है, एक पूरी फील्ड का नाम है। इस मैकेनिक्स के साथ आगे मज़ीद 2 सब डिवीज़न हुई हुई हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। क्योंकि मैकेनिक्स में हम मोशन से रिलेटेड डिफ़ाइन करते हैं तो इसलिए इसकी मज़ीद 2 टाइप्स बनाई हैं और सब डिवीज़न की है, काइनेमेटिक्स के अंदर और डायनेमिक्स के अंदर। अब डायनेमिक्स तो चैप्टर नंबर 3 में डिफ़ाइन है। काइनेमेटिक्स के अंदर वो कहता है कि जी ये हम मूवमेंट से रिलेटेड इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे कि ये मूवमेंट हुई क्यों। लेट्स सपोज कि एक बॉडी एट रेस्ट थी और एक बॉडी जो है वो एक जगह पर खड़ी थी, उसे पीछे से किसी चीज़ ने धक्का लगाया, फोर्स लगाई, वो मूव करके आगे चली गई। तो हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये चीज़ आगे मूव करके इस वजह से ये कि इसके ऊपर फोर्स लगाई गई है। हम सिर्फ ये चीज़ पढ़ेंगे कि ये बॉडी पहले रुकी हुई थी तो एट रेस्ट थी, अब जब इसको धक्का लगाया गया तो ये एट मोशन हो गई है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या किसी भी जिससे भी हम रिलेटिव मोशन से कंपैरिजन करके बात करेंगे तो उसके रिलेटेड से ये मूव करने लग गई है। तो हम ये तो इसमें पढ़ेंगे कि ये मोशन हुआ है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड वजह क्या थी, ये मूव क्यों करके गई है। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला टॉपिक ही फोर्स का है, जो कि एक मेन वजह है किसी भी मोशन की
चैप्टर नंबर 3 के अंदर उसने डिफरेंट लॉज भी एक्सप्लेन किए हैं, तो वहाँ पर हम उससे रिलेटेड काजिज़ मोशन की कि ये चीज़ मूव करके आगे क्यों गई वो वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि मूव कर रही है या रुकी हुई है, या डिफरेंट उसकी टाइप्स के हैं, या मोशन कहते किसे हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है 2.1 रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन लिखते हुए वो कहता है जी कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अब इसकी वर्डिंग पे गौर करें, कहता है जी कि अगर वो अपनी जगह चेंज ना करे, अगर वो अपनी जगह चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये लफ्ज़ सराउंडिंग समझना बहुत ज़रूरी है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये जो आखिरी पॉइंट है ना, सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट और मोशन का सारा ताल्लुक इस आखिरी लाइन से है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखें, एक बंदा है, वो बस के अंदर मौजूद है, उसका दोस्त उसके साथ बैठा हुआ है बस के अंदर। अब अगर हम लोग ये कहें, एक का नाम अली है, एक का नाम रज़ा है, अगर हम ये कहें अली और रज़ा दोनों जो बैठे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जो बैठे हुए हैं वो मोशन में हैं या एट रेस्ट हैं। अगर मैं ये कहूँ तो अली रज़ा के एतबार से भी बैठा हुआ है उसी के साथ, क्योंकि मूव उसके लिहाज से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो पहले भी उसके साथ ही बैठा था, अब भी उसके साथ ही बैठा है, वो एट रेस्ट है। रज़ा भी अली के एतबार से पहले भी राइट साइड पे बैठा था, लेट्स सपोज, अब भी राइट साइड पे उसके साथ ही बैठा हुआ बातें उससे कर रहा है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू अली भी एट रेस्ट है और वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से खड़ा है, अगर कोई बंदा एक बाहर खड़ा है, वो देखता है कि अली और रज़ा दोनों बस के अंदर बैठे हुए जा रहे हैं, तो वो क्या कहेगा कि ये दोनों रुके हुए हैं, ये चल रहे हैं। वो ये कहेगा, ऑब्जर्वर बाहर से खड़ा कर देखेगा, वो ये कहेगा कि यार ये पूरी की पूरी बस मूव कर रही है, इस बस के अंदर जितने मुसाफिर हैं वो सब के सब मूव कर रहे हैं, लेकिन बस के अंदर ही मौजूद डिफरेंट मुसाफिर बैठे हुए हैं, अगर वो सारे एक दूसरे के एतबार से पोजीशनें चेंज नहीं कर रहे, एक ही जगह पर मौजूद हैं, एक ही जगह पर एक दूसरे की सीट के सामने लेफ़्ट राइट पर मौजूद हैं और बैठे हुए हैं, तो वो सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रुके हुए हैं। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम हमेशा बात किया करेंगे। जब भी रेस्ट की और मोशन की बात आएगी तो असल जो फैक्टर है वो स्पीड है, स्पीड। अब देखें, अगर दो चीज़ें, इसका मतलब है कि सेम स्पीड से मूव कर रही हों या रुकी हुई हों, बिल्कुल रुकी हुई हों, या दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही हों, तो हम कहते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट पे। तो बस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर सी बात है बस के अंदर बैठी हैं तो बस जितनी स्पीड से मूव कर रही है वो भी उतनी स्पीड से मूव कर रही हैं। इस वजह से बस के अंदर जितनी भी चीज़ें बैठी हुई हैं, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू बस के बिल्कुल रेस्ट पे हैं और वो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा जो बाहर मौजूद है, जो बाहर से उनको देखेगा, तो अब वो तो बस के अंदर मौजूद नहीं है ना, तो बस की तो स्पीड है, बस तो चल रही है अपनी स्पीड से, लेकिन वो बंदा तो बस के लिहाज से उसकी स्पीड और बस की स्पीड बराबर नहीं है, बस की स्पीड और उस बंदे की स्पीड अब बराबर नहीं है। अगर वो बंदा भी किसी बाइक पे बैठ जाए और वो भी उतनी स्पीड से चलने लग जाए जितनी स्पीड से बस चल रही है, तो वो फिर रेस्ट पे हो जाएगा। वो बंदा विद रिस्पेक्ट टू बस फिर रेस्ट पे होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाइक की स्पीड और बाइक की मोटरसाइकिल पे वो क्योंकि बैठा हुआ है, उसकी स्पीड और उसके साथ जो बस है उन दोनों की स्पीड बराबर हो गई। जब स्पीड बराबर हो जाती है ना, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो रेस्ट पे होते हैं। इसका मतलब है कि हम हमेशा ये कंसिडर किया करेंगे और देखा करेंगे कि हम किसकी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। अब देखो, अली और रज़ा एक दूसरे के एतबार से तो रेस्ट पे हैं, लेकिन एक दूसरे के एतबार से इस वजह से रेस्ट में क्योंकि सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, बस के अंदर दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन एक बाहर के ऑब्जर्वर के लिहाज से वो रेस्ट पर नहीं है बल्कि मोशन में। तो हम हमेशा इस चीज़ को देखेंगे कि वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम बात कर रहे हैं। हम लोग सराउंडिंग किस चीज़ को ले रहे हैं, हम सराउंडिंग एक ऐसी चीज़ को ले रहे हैं जो कि उसके लिहाज से बराबर स्पीड पर मूव नहीं कर रही, या हम सराउंडिंग उस चीज़ को ले रहे हैं जो कि उसके साथ ही मूव कर रही है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारा अर्थ है। हमारी अर्थ हमेशा रोटेटरी मोशन करती है और जिसकी वजह से दिन और रात आता है, वो हमेशा मूव करती है और एक सर्कुलर मोशन भी करती है अर्थ के अराउंड। इसकी एग्जांपल्स आप आगे हम टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। अब बावजूद इसके कि वो अर्थ हर वक्त मूव करती है, मोशन हर वक्त वो मूव करती है, लेकिन हमें कभी भी महसूस नहीं होता कि अर्थ मूव कर रही है। हमें ऐसा क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि हम लोग अर्थ के अंदर मौजूद हैं। अर्थ जितनी स्पीड से मूव कर रही है ना, हमारे गिर्द अगर कोई सोफ़ा है, ये बेड है, हमारे गिर्द अगर मोहल्ले में ये सामने मकान बने हुए हैं, हमारा मकान बना हुआ है, ये सब भी उतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं जितनी स्पीड से हम मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उसी अर्थ के अंदर हैं।
और वो चीज़ें भी उसी अर्थ के अंदर है। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कभी भी हमें ये नहीं लगेगा कि हम मूव कर रहे हैं। अगर एक चीज़ हमारे पास पड़ी है और हम भी उसके साथ खड़े हैं तो वो बिल्कुल हमारे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट पे है। लेकिन एक बंदा जो अर्थ से ऊपर चला जाए, अर्थ से ऊपर से जाकर बाहर से देखे, तो उसे मालूम होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें तो मूव कर रही हैं, ये तो अंदर जितने भी अर्थ के लोग हैं ये तो मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उतनी स्पीड से मूव नहीं कर रहा होगा जितनी के अर्थ मूव कर रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि हम लोग हमेशा, अब मोशन की डेफिनेशन लिखते हुए कहता है जी अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, बस नोट का लफ्ज़ हटा दिया, डज नॉट हटा के कहता है जी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, सराउंडिंग का मतलब इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, अपनी जगह को चेंज कर रहा है इर्द गिर्द के लिहाज से, वो तभी चेंज करेगा ना जब उसकी और जिस जो सराउंडिंग है उसकी स्पीड बराबर ना हो। अगर दोनों की स्पीड बराबर होगी तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कैसे वो अपनी जगह चेंज कर सकता है? सराउंडिंग के एतबार से तो वो रेस्ट पे ही होगा। उतनी स्पीड से मूव वो भी चीज़ कर रही है तो वो भी तो उसके साथ साथ ही मूव कर रही है, तो फिर तो वो ना हुआ मोशन के अंदर। तो फिज़िक्स हमेशा जो है वो डीपली क्योंकि कंसेप्ट को लेके चलती है, तो इस वजह से वो चीज़ रेस्ट पर होगी जो कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। और जो एक ही चीज़ एट अ टाइम रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो किस रिस्पेक्ट से है। जैसे एली रज़ा के एतबार से रेस्ट पे था, लेकिन एली एक बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से बस के मोशन में था। अब आप लोगों ने इन टॉपिक्स में क्या याद करना है, ये जो मैंने पिंक पिंक डेफिनेशंस को टिक किया है, आपने ये डेफिनेशंस और इनकी नीचे से एक एग्जांपल लाजमी तौर पे करनी है। एग्जांपल यहाँ पर डिफाइन हुई हुई है, आप लोगों ने इस एग्जांपल को यहाँ पर कर लेना। ये वही है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक मरतबा फिर भी इसको पढ़ ज़रूर देता हूँ और बता देता हूँ कि आपने रेस्ट में कितनी लिखनी है और मोशन में कितनी लिखनी है। कहता जी द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव। देखा जी रिलेटिव मैं आपको जो डिफाइन कर रहा था कि रिलेटिव हम लोग हमेशा देखा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू। कहता जी अब पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग, अब आप लोगों ने यहाँ से लिखना शुरू करनी है रेस्ट की। अगर आप लोग खुद से भी कोई लिखना चाहते हैं तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर आप बुक से यहीं से लिखना चाहते हैं तो बेहतर ये है बुक से आप लिख लें, तो आप लोग जो है वो यहाँ से इसको लेंगे। आप लोग यूँ लिखेंगे फॉर एग्जांपल अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट बिकॉज ही शी इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स आर ऑब्जेक्ट्स इन दी बस। यहाँ तक इन दी बस तक, इन दी बस तक आप लोग जो है वो इसका, ये इन दी बस तक आप लोग जो है वो रेस्ट की एग्जांपल में लिखेंगे। इसके बाद आप आगे बट टू नहीं लिखेंगे, बट टू को काट के यहाँ पर लिख दें फॉर एग्जांपल लिख कर ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख कर जब आप लोग इसी बात उसकी डेफिनेशन के नीचे लिखेंगे तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल तो आप लिखेंगे। अब यहाँ पर बट टू की जगह पे आप लिख दें फॉर, आगे उसी तरीके से फॉर एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, फॉर एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। तो आप लोग जो है वो ये देखेंगे कि ये वाली जो डेफिनेशन है ये लोग आप ये वाली जो एग्जांपल है ये वाली आप लोग इस डेफिनेशन के नीचे लिखेंगे जो कि मोशन की डेफिनेशन है, क्योंकि ये एग्जांपल मोशन से रिलेटेड एग्जांपल है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया जी इन दोनों की डेफिनेशंस पिंक पिंक वाली, और ये नीचे से हम लोगों ने ये दोनों की एक एग्जांपल, जब भी रेस्ट को डिफाइन करने का के या मोशन को डिफाइन करने के तो आप लोगों ने ये करना है। हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गई एक्सरसाइज। ये कहता है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेस्ट एंड मोशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। इसने ये रेस्ट एंड मोशन की जो है वो डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है। आप लोग अपने उस टॉपिक के ऊपर ये रेफरेंस लिख लें, आप लोग वहाँ जाकर लिखें 2.3, वहाँ पर जाकर आप लोग क्या लिखें 2.3, वहाँ जाकर आप लोग लिख लें 2.3। जब भी आप लोग उस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो आपको 2.3 वहाँ लिखा हुआ नजर आएगा। आप लोग यहाँ पे फ़ौरन एक्सरसाइज में आएंगे, देखें ना आप जो जो टॉपिक पढ़ेंगे आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन खुद ही मिलेगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, और बोर्ड वाला यही क्वेश्चन ज़्यादातर देता है
क्वेश्चन क्या है वो भी मिल जाएगा, और आप लोग उसको आपने याद कितना करना है वो मैंने आपको बता दिया। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने उतना ही लिखना है जितना मैंने बताया, उससे ज़्यादा लिखना है तो वो लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, लेकिन उससे कम आपने नहीं लिखना। और ज़्यादा भी इतना नहीं कि आपने 2-3 पेज छाप दिए और बोर्ड वाला आंसर ढूंढता रह गया कि आंसर किधर गया। तो ये रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड जो है वो मैंने आपको बता दी, यही क्वेश्चन है एक ही यहाँ पर फ़िलहाल जो डायरेक्टली वहाँ पे मौजूद है। ये रेफरेंस आपने वहाँ पर लगा लेना है, और जब भी आप लोग वो स्टडी करेंगे तो लाजमी आपने जो है वो इधर आके इसका क्वेश्चन देखना है कि डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन उतना लिखना आपने उतना ही इसको उसके ऊपर लिख देना है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, 2.2, जिसके अंदर उसने डिफाइन किए हैं टाइप्स ऑफ मोशन। इसने इन टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर इसने इन टाइप्स ऑफ मोशन तीन मेजर कैटेगरीज की हैं जी। पहले 3 मेजर कैटेगरीज की हैं और फिर फर्स्ट कैटेगरी के अंडर मज़ीद सब डिविजन्स की हैं, सब क्लासिफिकेशन की है। ये 3 मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं जी? इसने कहा है जी कि मूवमेंट की, मोशन की, यानी कि 3 टाइप्स होती हैं जी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। कहता है जी 3 तरह की टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोग रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को समझ लें, अगर आप लोग रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को समझ लें तो बाकी सारे के सारे मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है, बाकी सारे के सारे मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन को पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको कंपैरिजन कर करके साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं जी ट्रांसलेटरी मोशन। तो कहता है जी कि ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में, इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। कहता है जी कि ट्रांसलेटरी मोशन हर वो मोशन होगा जिसके अंदर वो स्ट्रेट लाइन मूव कर जाए। आगे कहता है जी द लाइन में बी कर्व्ड आ स्ट्रेट। कहता है जी स्ट्रेट मूव कर जाए, सर्कल में मूव कर जाए, लेकिन वो मोशन रोटेटरी मोशन ना हो। देखें जी, सीधा अगर मूव करके सीधा आगे चला जाएगा तो वो वाइब्रेटरी तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वाइब्रेटरी मीन पोजीशन के गिर्द करता है, वो भी हम उसमें जाकर देख लेंगे। अगर वो लाइन में मूव करता है तब भी सर्कुलर में भी करता है, तो वो मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो सर्कुलर मोशन का एक कंपैरिजन फर्स्ट सेकंड ईयर में जाकर आगे दिया हुआ है वाइब्रेटरी का सर्कुलर के साथ। लेकिन सर्कुलर एक अपना मोशन है, वाइब्रेटरी वो नहीं होता, वो वाइब्रेटरी नहीं होता। वाइब्रेटरी को कंपैरिजन किया जा सकता है सर्कुलर के साथ, लेकिन सर्कुलर एक इलादा टाइप है, वाइब्रेटरी हमेशा एक इलादा टाइप है। अब वाइब्रेटरी के बारे में वो कहता है आगे, उसने डिफाइन किया वो वहाँ पे टू एंड फ्रो, तो क्योंकि वो तो मीन पोजीशन के गिर्द होता है। रोटेटरी का एक अपना कंसेप्ट है, वो मैं आपको समझाता हूँ कंपैरिजन करके सर्कुलर के साथ, तो वो इसके साथ मिक्स जो है वो नहीं हो सकता। ये कहता है जी ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर एक बॉडी या तो सीधा मूव करेगी या फिर कर्व्ड होकर मूव करेगी, यानी सर्कुलर मूव कर जाएगी। कर्व्ड का मतलब सर्कुलर मूव करेगी, सर्कुलर मूव कर जाएगी। तो अब हम लोग इसकी पहले सब डिवीजन की तरफ जाते हैं, तब आप लोगों को ये टॉपिक सही से समझ आएगा। कहता है जी नंबर 1 लीनियर मोशन। कहता है जी 3 तरह के मोशन हो तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, हम कहते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन है। कहता है जी नंबर 1 लीनियर मोशन हो जाए। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे। कहता है जी स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी। कहता है जी स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज ट्रांसलेट लीनियर मोशन। वो कहता है जी कि स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं, यानी बिल्कुल बॉडी सीधी, ना लेफ्ट जाए ना राइट जाए, ना अप जाए ना डाउन जाए, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो बिल्कुल सिंपल ऊपर से नीचे ही आए, ये नहीं कि नीचे से चल रही थी तो एकदम से वो मूव करके ऊपर चली गई, या ऊपर से नीचे आई है तो उसके बाद जो है वो लेफ़्ट हो गई है या राइट हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसने जो एग्जांपल फुटबॉल की दी है, यहाँ पे ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट एक ही मोशन की वो बात कर रहा है, जो ऊपर से नीचे आई है बस। उसके बाद वो लेफ्ट राइट पे किधर गई है उससे रिलेटेड वो बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ इस लिमिट की बात कर रहा है कि जब वो चीज़ ऊपर से नीचे आई है। इसी तरीके से सेम केस, अगर एक कार है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसी तरीके से अगर कोई एरोप्लेन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव कर रहा है, लेफ्ट नहीं हुआ, राइट भी नहीं हुआ, ऊपर भी नहीं गया, फिर नीचे भी नहीं गया, बिल्कुल स्ट्रेट ही मूव कर रहा था ना सीधा, तो सीधा मूव कर रहा है। अगर ऊपर से नीचे आया तो पहले से फिर हम वहीं से कंसीडर करेंगे कि ऊपर था, ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट आया बिल्कुल जब तब, तो उस सूरत में भी वो लीनियर मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन लीनियर मोशन है। इसी तरीके से वो कहता है जी सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन ये बहुत मेन मोशन है, हम लोगों को इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है।
सर्कुलर मोशन के दरमियान और रोटेटरी मोशन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखें जी, ये है सर्कुलर मोशन और ये है रोटेटरी मोशन। अब इसने इन दोनों की बहुत सारी एग्जांपल्स भी साथ दी हुई हैं। मैं आप लोगों को इनके दरमियान पहले डिफरेंस समझा दूं, फिर हम लोग रैंडम मोशन को स्टडी करेंगे। अब देखें जी, अगर तो बॉडी मूव करे किसी और पॉइंट के गिर्द, अराउंड अनदर थिंग, अराउंड अनदर बॉडी, अगर किसी और पॉइंट के गिर्द मूव करे, किसी और बॉडी के गिर्द मूव करे, लेकिन वो जो पॉइंट है जिसके गिर्द वो मूव करे वो उसका अपना सेंटर पॉइंट ना हो, उस चीज़ का अपना सेंटर पॉइंट ना हो। फॉर एग्जांपल ये जो स्टोन है, ये स्टोन वाली एग्जांपल यहाँ से दी है, ये वाली। अब यहाँ पर गौर से देखें कि कौन सी चीज़ है जो मूव कर रही है। स्टोन मूव कर रहा है, स्टोन मूव कर रहा है, लेकिन स्टोन का जो अपना सेंटर है ना, स्टोन का अपना सेंटर पॉइंट है स्टोन का, स्टोन उसके गिर्द नहीं मूव कर रहा, स्टोन अपने सेंटर के गिर्द नहीं मूव कर रहा, स्टोन इस सेंटर पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है। ये जो यहाँ पर है, ये नजर आया आपको, इसके गिर्द मूव कर रहा है स्टोन। ये जो साथ बांधा हुआ है इसने पत्थर रस्सी के धागे के, ये इस साइडों पे ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो ऐसे मूव कर रहा है ये उस सेंटर पॉइंट के गिर्द मूव तो कर रहा है, लेकिन पत्थर अपने ही सेंटर के गिर्द मूव नहीं कर रहा। जब पत्थर अपने सेंटर के गिर्द मूव करने लग जाता वो रोटेटरी हो जाता। वो कौन सा मोशन हो जाता? रोटेटरी। ये पत्थर क्योंकि किसी और सेंटर के गिर्द मूव कर रहा है, किसी और चीज़ के गिर्द मूव कर रहा है, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक सर्कुलर मोशन है। तो ये एक सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल उसने दी। इसी तरीके से नीचे एक ट्रेन है। अब इस ट्रेन को देखें, ये ट्रेन का एक सेंटर पॉइंट होगा ना, कोई ट्रेन का कोई एक होगा पॉइंट ऐसा जो उसका सेंटर होगा, लेकिन ट्रेन उस अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द मूव नहीं कर रही। ट्रेन मूव कर रही है इस पटरी के साइडों साइडों पे, इस सेंटर पॉइंट के गिर्द। ये नज़र आया आपको? इस सेंटर पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है ट्रेन, इस सेंटर पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है। ये सेंटर पॉइंट उसके ऊपर नहीं बन रहा, ट्रेन के ऊपर नहीं बनता ये पॉइंट, ये ट्रेन के ऊपर नहीं है पॉइंट। जैसे उधर वो पॉइंट ऊपर पत्थर के ऊपर नहीं था, वो यहाँ दरमियान में था, लेकिन पत्थर के ऊपर नहीं था बन रहा, जिस पॉइंट के गिर्द घूम रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर जो सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर जिसके गिर्द ये सर्कल बना हुआ है, ये पॉइंट उसके ऊपर नहीं बन रहा, क्योंकि उसका सेंटर जो नहीं है ये पॉइंट, ये किसी और चीज़ के गिर्द घूम रही है, अपने सेंटर के गिर्द घूम नहीं रही। तो अब क्योंकि अपने सेंटर के गिर्द नहीं घूम रही, तो ये सर्कुलर मोशन है, ये रोटेटरी मोशन नहीं है। अब आते हैं रोटेटरी मोशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन में कहता है जी, सर्कुलर मोशन की द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ के गिर्द। अच्छा, इसके अंदर क्या कहता है जी? इसके अंदर कहता है जी, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी। स्पिनिंग, इसे स्पिन करना कहते हैं जी। जैसे ये लट्टू इधर देख रहे हैं आप, स्पिन कर, कहते हैं द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। कहता है अगर एक चीज़ अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव करे तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक चीज़ किसी और सेंटर के गिर्द मूव ना करे, बल्कि अपने ही सेंटर के गिर्द मूव करे, तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो लट्टू है, ये जो यहाँ पे लट्टू है, ये अपने सेंटर के गिर्द मूव कर रहा है। ये जो पॉइंट है जिसके गिर्द ये मूव कर रहा है, वो पॉइंट लट्टू के ऊपर बनता है। तो लट्टू अपने पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है, इस वजह से ये एक रोटेटरी मोशन है, ये सर्कुलर मोशन नहीं है। इसी तरीके से आप लोग ये फुटबॉल को देखें, ये जो फुटबॉल है, ये जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल जिस पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है वो पॉइंट इसके ऊपर बन रहा है, पॉइंट इसके सेंटर में है। सही है जी? वो इस फुटबॉल के ऊपर बन रहा है, जिस पॉइंट के गिर्द ये घूम रहा है वो फुटबॉल से इलादा नहीं है। वो पॉइंट उंगली इलादा है, लेकिन वो पॉइंट इलादा नहीं है। फुटबॉल जिस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है वो पॉइंट इसके ऊपर बन रहा है, फुटबॉल के अपने सेंटर पे बन रहा है। अब ये क्योंकि अपने ही सेंटर पे बन रहा है, फुटबॉल अपने फिर एक्सिस के गिर्द घूम रहा, तो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो ये रोटेटरी है, सर्कुलर नहीं है। ये रोटेटरी है, सर्कुलर
नहीं है। इसी तरीके से ये स्टेयरिंग देखें, अब स्टेयरिंग को देखें, इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ, ये दिखा आपको, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला, ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द ये घूम रहा है, इस सेंटर पॉइंट के गिर्द ये घूम रहा है। तो ये जो स्टेयरिंग है ये किसी और चीज़ के गिर्द नहीं घूम रहा, ये स्टेयरिंग अपने ही सेंटर जिस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है वो इसके ऊपर बांध रहा है। इसकी बड़ी एक और आसान एग्जांपल पंखा है। पंखा किधर घूमता है? पंखा क्या छत के गिर्द घूमता है, या पंखा कमरे के गिर्द उठ के घूमने लग जाता है? पंखा अपने ही सेंटर के गिर्द घूम रहा होता है, एक ही जगह पे फिक्स होता है, अपने सेंटर पे से फिक्स किया होता है ना ऊपर से हमने, तो उसके पर उसके साइडों पे घूमते हैं। तो पर जिसके साइडों पे घूम रहे होते हैं वो पंखे का अपना सेंटर पॉइंट होता है, तो वो रोटेटरी मोशन करता है, सर्कुलर मोशन नहीं करता, सर्कुलर मोशन नहीं करता। ये डिफरेंस है रोटेटरी के अंदर और सर्कुलर मोशन के अंदर। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप वीडियो को दोबारा रिव्यू कर लें पीछे से, इंशाल्लाह ताला ये आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर मेन पॉइंट यही है कि अगर एक चीज़ अपने पॉइंट के गिर्द घूमे, वो पॉइंट इसके ऊपर बन रहा हो तो वो रोटेटरी है। अगर वो किसी ऐसे पॉइंट के गिर्द घूमे जो उसके ऊपर ना बन रहा हो, अपना बॉडी के ऊपर ना बनता हो, बाहर बनता हो बॉडी से, तो वो उसका सर्कुलर मोशन होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रैंडम मोशन की तरफ। इनमें आप लोगों ने क्या क्या याद करना है वो मैं आपको साथ साथ, या वो इसलिए नहीं बता रहा कि ये टाइप्स ऑफ मोशन एक मरतबा कंप्लीट हो जाए सारी की सारी, फिर मैं आपको इनसे रिलेटेड बताता हूँ। अब रैंडम मोशन जो है वो बहुत आसान है जी। रैंडम मोशन के बारे में वो कहता है जी कि रैंडम मोशन एक ऐसा मोशन है जिसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती जी, डिसऑर्डर्ड होता है, इरेगुलर होता है। एक और लफ्ज़ यूज़ कर लें, आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, ना सर्कल में मूव कर रहा होता है, ना ही स्ट्रेट लाइन मूव करता है, ना ही टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करता है। ये एक ऐसा है जो कि बिल्कुल इरेगुलर है, यानी अन्यवाह जिसे कहते हैं, ये अन्यवाह मोशन है जी। इसके अंदर एक चीज़ ऐसे मूव करे, फिर ऐसे मूव कर जाए, फिर ऐसे मूव कर जाए, थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेट हुई, लेकिन फिर उसको स्ट्रेट पसंद ना आया मोशन, दोबारा से गोल हो गई, ऐसे गोल हो गई जी दोबारा से। तो जी ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जी इस तरीके से मूव कर रही है चीज़। अब जो इस तरीके से मूव कर रही है ये चीज़, तो डिफरेंट डिफरेंट उसकी डायरेक्शंस हैं, कोई उसकी ख़ास डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर जाती है तो कभी इधर जाती है, कभी इधर आ जाती है। तो ये इसकी जो है वो इरेगुलर मोशन है, किसी किस्म की कोई तरतीब नहीं है इस मोशन की, बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई तरतीब नहीं है। सर्कुलर में एक ख़ास तरतीब थी, बॉडी सर्कल में मूव करती थी। रोटेटरी में एक ख़ास तरतीब थी, बॉडी रोटेटरी मोशन करती थी, तभी एक सर्कुलर स्पिनिंग मोशन करती थी अपनी एक्सिस के गिर्द। अब इसी तरीके से लीनियर था तो एक ख़ास थी कि वो स्ट्रेट करती थी। वाइब्रेटरी में भी एक ख़ास किस्म का मोशन होता है, लेकिन इसका कोई एक रेगुलर मोशन नहीं है, बल्कि इरेगुलर है कि जिधर चाहता है दिल मूव कर रहा है, तो इसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। इसकी लास्ट टाइप रह गई जी सब टाइप। ट्रांसलेटरी मोशन की तीनों हो गई। इसी तरीके से मेजर टाइप और रोटेटरी मोशन की भी अगर वो मेजर टाइप्स पूछे तो आपने हमेशा एमसीक्यूज़ में 3 टाइप्स बतानी है। मेजर टाइप्स 3 है, ऑल ओवर 6 हैं, लेकिन ऑल ओवर 5 हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है वो हमेशा जो है वो ये बताना है कि मेजर टाइप्स 3 हैं, वो मेजर टाइप्स ही पूछेगा। लेकिन अगर वो ये पूछे कि ट्रांसलेटरी में कितनी है तो वो उसमें मज़ीद 3 है। अब रह गया हमारा लास्ट वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को समझने के लिए आपको बस अगर आप एक बात समझें तो वाइब्रेटरी मोशन आपको समझ आ जाए। इस बच्चे को गौर से देखें, ये जो बच्चा यहाँ पर बैठा है, ये बच्चा स्विंग के ऊपर बैठा हुआ है। हम लोग बचपन में जाते थे तो स्विंग के ऊपर अगर इस टाइम कोई ना बैठा हो तो स्विंग की ये ख़ास पोजीशन होती है जहाँ पे स्विंग खड़ा होता है दरमियान में, वहीं पे रुका हुआ होता है ना। हम जाते हैं तो उसके ऊपर बैठ जाएंगे, बैठेंगे तो उसे मूव करवाएंगे आगे पीछे, फ़िलहाल तो वो एक दरमियान में रुका होता है। ये जो दरमियान में स्विंग रुका हुआ है ना, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। जहाँ पे बॉडी खुद रुक जाती है इसे कहते हैं मीन पोजीशन। इसे क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। ये स्विंग की मीन पोजीशन है। ज़रूरी नहीं है बॉडी वहीं पे हमेशा रुके। स्प्रिंग मैथ सिस्टम में आगे आप जाएंगे वहाँ पे आपको मीन पोजीशन कहीं और नजर आएगी, लेकिन स्विंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसकी ये जहाँ पर रुका हुआ है ये इसकी मीन पोजीशन है। सिंपल पेंडुलम की तरह वर्क करता है। सिंपल पेंडुलम और स्विंग बिल्कुल एक ही तरह की चीज़ है, बिल्कुल एक ही तरह से मूव करते हैं। अब ये वाइब्रेटरी मोशन कैसे कर रहा है, ये इसकी डेफिनेशन में कहता है जी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, आगे पीछे, ठीक है जी, आगे और पीछे, फिर आगे जाए फिर पीछे आ जाए, आगे जाए फिर पीछे आ जाए। अबाउट इट्स मीन पोजीशन कहता है जी, लेकिन मीन पोजीशन के गिर्द, मीन पोजीशन के गिर्द, सर्कुलर नहीं, मीन पोजीशन से आगे जाए, मीन पोजीशन से पीछे आए। अब देखना ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है ना, बार बार झूला यहाँ पे आएगा, यहाँ से आगे जाएगा, बार बार यहाँ से फिर पीछे जाएगा, फिर यहीं से आगे जाएगा, हो गए। ये तो नहीं ना आगे गया तो वापस आगे ही चला गया, मुड़ के नहीं आया,
ऐसा तो नहीं हो सकता। या बच्चा जो है वो झूला ले रहा पीछे गया तो बस पीछे ही चला गया, वापस मुड़ के नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो लाजमी तौर पे सेंटर पे आएगा दोबारा से, यहाँ से फिर आगे जाएगा, फिर आगे से दोबारा उसी सेंटर पे आएगा, फिर यहाँ से फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे से फिर दोबारा सेंटर पे आएगा, फिर सेंटर से आगे जाएगा। तो ये बार बार जो अपनी एक्सिस के गिर्द, ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द सॉरी जा रहा है आगे और पीछे, इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरीके से वो अपनी एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखता है जी, कहता है जी कि ये सिंपल पेंडुलम घड़ी का, कहता है जी क्लॉक का सिंपल पेंडुलम जो मूव करता है, ये आप देख रहे हैं गौर से सिंपल पेंडुलम को, ये जो नीचे बना हुआ है ये सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है जो ये आगे मूव करता है, राइट में मूव करता है, फिर ये लेफ्ट में मूव करता है, फिर ये लेफ्ट में मूव करता है, राइट में मूव करता है, फिर ये लेफ्ट में मूव करता है। लेकिन ये जहाँ पे रुका हुआ है ना, इसी जगह से बार बार आगे जाता है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर आगे पीछे। तो ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरीके से नीचे उसने सीसा की एग्जांपल दी। अब सीसा में कहाँ आगे पीछे जा रहे हैं, हाँ, लेकिन अप डाउन तो जा रहे हैं ना। सीसा में जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट देखना पड़ेगा कहाँ है, ये मेन पॉइंट है जी सीसा का, समझ रहे हैं, ये इसका मेन पॉइंट है। इसी से ऊपर हो रही है, इसी से फिर नीचे बचा जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे, लेकिन इसी मेन पोजीशन के ऊपर, इसी से ऊपर नीचे। देखना ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है। जैसे वो दरमियान में मतलब कि खड़ा हो, अगर ऐसे बिल्कुल बराबर खड़े हो, तो ये मेन पोजीशन ना यहीं से ऊपर होती है एक चीज़, ये यहीं से नीचे होता है। वो बच्चा बार बार ऊपर होता है, फिर एक ही जगह से गुजरता है, ऐसे बिल्कुल इसके बराबर हो जाता है ना, इस मिड वाले के, फिर बराबर हो जाता है बिल्कुल इसके, इसके बिल्कुल बराबर होके फिर दोबारा जो है वो फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर बराबर होके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये बराबर जब होता है मेन पोजीशन है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, नीचे ऊपर, उस मेन पोजीशन के गिर्द मूव कर रहा है। तो इस शीशा भी एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे टॉपिक्स। अब हम चलते हैं कि हम लोगों ने इन टॉपिक्स में क्या याद करना है। मैंने आप लोगों को रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में पहले से बता दिया है। अब टाइप्स ऑफ मोशन में आप लोगों ने जो चीज़ याद करनी है, एक बात ध्यान में बिठा लें कि आप लोगों ने डेफिनेशन, ये जो पिंक पिंक में दी हुई है सबके सबकी, ये आप लोगों ने डेफिनेशंस करनी है सबकी। प्लस यहाँ पे हर एक टॉपिक के साथ ना उसने कम से कम दो दो एग्जांपलें या उससे ज़्यादा भी ज़्यादातर दी हुई हैं, तीन तीन एग्जांपलें दी हुई हैं उसने। आप लोगों ने कम से कम डेफिनेशन के साथ एक एक एग्जांपल हर एक टॉपिक की, ये पिंक वाली डेफिनेशंस सारी की सारी, और एक एग्जांपल लाजमी तौर पे हर की करनी है। अब चलते हैं जी एग्जांपल्स कैसे करनी है। पिंक डेफिनेशन तो आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें जी ट्रांसलेटरी मोशन ये दिया हुआ है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की जो आप लोगों ने ये जो पिंक सी डेफिनेशन है ये कर ली, ठीक हो गया जी। और साथ ही आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्या कर लिया, इससे रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ से ऊपर से कर लिया सपोज अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल ना आप लोगों ने कर लिया कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये भी एक एग्जांपल हो सकती है ट्रांसलेटिव मोशन की। इस तरीके से अगर आप लोगों को ये भी पसंद नहीं आई तो आप यहाँ पर देखें ज़रा गौर से, ये यहाँ पे फिगर में ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं जी राइडर्स इन अ फेरस व्हील। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। तो ये जी फेरस व्हील जो है वो, इससे रिलेटेड ये कह रहा है कि ये राइडर्स जो है वो इसके ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। ये कौन सा मोशन कर रहे होते हैं जी, ये सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। और सर्कुलर किस में आता है, सर्कुलर ट्रांसलेटरी में आता है। ये नहीं एमसीक्यूज़ के अंदर एक मोशन आए आप लोग देखो ये तो सर्कुलर है, वो पूछे जी ट्रांसलेटरी है, ये नहीं आपको, नहीं जी ट्रांसलेटरी नहीं है, ये तो सर्कुलर है। ओ भाई जो सर्कुलर है वो ट्रांसलेटरी भी है। इसी तरीके से जो जो रैंडम है वो ट्रांसलेटरी भी है। इसी तरीके से जो स्ट्रेट लाइन है वो ट्रांसलेटरी भी है। जो सब टाइप्स जब बनाई जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जब सब टाइप जहाँ जहाँ लगेगी वहाँ वहाँ मेन टाइप भी लगेगी। अगर एक चीज़ सर्कुलर है तो ट्रांसलेटरी लाजमी है, अगर एक चीज़ लीनियर है तो ट्रांसलेटरी लाजमी है। तो ये जी फेरस व्हील में ये क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, ये रोटेटरी नहीं होता। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसने बोला है। तो ये जो है वो सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर ट्रांसलेटरी में आता है, इस वजह से ये ट्रांसलेटरी मोशन है फेरिस व्हील वाला। तो आप लोग यहाँ से फिगर से भी उठा सकते हो, फॉर एग्जांपल राइडर्स इन अ फेरिस व्हील, यूँ भी लिख सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल। आगे चलते हैं। ये लीनियर मोशन की डेफिनेशन छोटी सी आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है। और इसकी एग्जांपल कहाँ से करनी है, ये नीचे लिखा हुआ जी एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन दी एयर। ये सिंपल आप लोग लिखेंगे फॉर एग्जांपल
एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन दी एयर। बस एक एग्जांपल ख़त्म हो गई। ठीक हो गया जी। इस तरीके से आगे भी लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग, अगर आप आगे करना चाहते हैं मर्जी आपकी, वरना ये बहुत हो गई है, एक एग्जांपल इनफ। इसी तरीके से जी नीचे चलते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। सर्कुलर मोशन की आप लोगों ने यहाँ से ये डेफिनेशन करनी है। इसी तरीके से जी इसके बारे में देखें जी, कहता है जी कि अब बाईसाइकिल आर अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है जी, ये वाला हिस्सा कहता है जी अब बाईसाइकिल आर अ कार मूविंग इन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। बस आप लोगों ने फॉर एग्जांपल साथ लगा के ये वाली लाइन लिख देनी है इस डेफिनेशन के साथ। जब भी ये टॉपिक्स आएंगे आप लोगों ने इस तरीके से इसको कर लेना है। इस तरीके से आगे चलते हैं। ये रैंडम मोशन से रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, और सिंपल आप लोगों ने यहाँ से करना है मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज़ अ रैंडम मोशन। एग्जांपल फॉर एग्जांपल साथ लगा के आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये कर देना है, इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से नीचे चलते हैं जी। रोटेटिंग मोशन में आप लोगों ने ये हिस्सा करना है, और इस तरीके से लिखना है जी द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल लगा के साथ। ठीक है जी, बस ये आप लिख दें, फॉर एग्जांपल लिख के साथ लिख दें द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। ख़त्म हो गई एक एग्जांपल। आगे दूसरी एग्जांपल शुरू हो गई है, एंड दैट ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, तो ये एक एक एग्जांपल आप मेरे को मैंने बोला ना, कम से कम आपने एक एग्जांपल करने के दो कर लेते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल आपने लाजमी करनी है हर एक की डेफिनेशन, और एक एग्जांपल आपने लाजमी इस टॉपिक्स में और रेस्ट एंड मोशन वाले टॉपिक में भी मैंने बताया कि करनी है। इसी तरीके से आ जाए जी नीचे वाइब्रेटरी मोशन, ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन कर ली, इसके एग्जांपल्स यहाँ से कर लें, लिख लें फॉर एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग, यहाँ से कर लें। बेशक ये ना पसंद आए तो ये वाला कर लें, ये फिगर वाला ना लिखना, ये ना लिख देना फिगर 2 बस लिखना फॉर एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, यहाँ से लिख लें। ये भी ना पसंद आया तो यहाँ नीचे से सीसा ले लें, फॉर एग्जांपल सीसा। मोशन ऑफ मोशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन अ सीसा, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं नीचे से जो पसंद है आपको। यहाँ पे क्योंकि लाइन पहले से लिखी हुई है तो मैंने आपको करा दी, यहाँ पे आप बेशक टिक कर लें, और ये साथ ही आप लोग इसे कर लें। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज में, इसके क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्या क्या आए हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले इसने एक चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की थी, मैं आप लोगों को बता दूँ। इसने यहाँ पर लिखा था जी अर्थ का जो मोशन है, यहाँ पे इसने लिखा था इससे रिलेटेड जी, इसने लिखा था जी कि ये जो मोशन ऑफ अर्थ है, ये वाला हिस्सा मोशन ऑफ अर्थ है अराउंड दी, यहाँ पर भी इसने इसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये नीचे आए तो इसने ये सिर्फ समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या तो आप लोगों ने वैसे भी इससे रिलेटेड अब नहीं करना। ये हाउ और द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, ये वाली जो लाइन, ये जो दो लाइनें इसने डिफ़ाइन की हैं, एक रोटेटरी के अंदर और एक सर्कुलर के अंदर, इसकी क्या वजह है। तो देखें जी जो अर्थ है ना, अर्थ उसकी दो बातें, अर्थ के अंदर दिन रात आते हैं 24 घंटे पूरे होने के साथ, अर्थ के अंदर दिन रात आते हैं 24 घंटे पूरे होने के साथ साथ। इसी तरीके से जो अर्थ है हमारा, जो सियारा है जिस पे हम हैं, ज़मीन, ये ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है, तो 1 साल कंप्लीट होता है। ये जो सूरज के गिर्द घूमती है, मुझे बताएं ये सर्कुलर है या रोटेटरी। सूरज के गिर्द जब घूम रही है ज़मीन, तो सूरज की ज़मीन के ऊपर है या इलादा है उससे, जिस पॉइंट के गिर्द घूम रही है सूरज इलादा है। अब सूरज इलादा है तो फिर वो सर्कुलर मोशन है, क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। लेकिन एक एक तो ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है ना, मतलब कि ये जो है वो सूरज है दरमियान में, ठीक है जी, और ज़मीन यहाँ साइडों में घूम रही है इसके ऐसे। तो जी ये तो हो गया जी सर्कुलर, समझ आ गई, क्योंकि पॉइंट यहाँ दरमियान में जो है ये सूरज इसके ऊपर नहीं बनता ज़मीन के। अब देखें ये ज़मीन लेट्स सपोज इस जगह पर घूम रही है, ठीक है जी, ये सर्कुलर मूव करेगी, बिल्कुल सर्कुलर मूव करेगी। लेट्स सपोज इस तरफ पाकिस्तान है, यहाँ से रोशनी लगी सूरज की, पाकिस्तान के ऊपर दिन है इस टाइम, ठीक है जी। अब यही ज़मीन यहाँ पे आई, अब पाकिस्तान इसके आगे नहीं रहेगा सामने। ये जैसे लट्टू घूमता है ना, ज़मीन एक तो यहाँ से एक साइडों पे भी घूमेगी सूरज के,
और एक अपने भी गिर्द घूमती है, ये दोनों मोशन एट अ टाइम करती है, ये दोनों मोशन एट अ टाइम करती है। अब यहाँ पर जो इसके सामने होगा ये शायद अमेरिका और इंग्लैंड आ गया हो, तो अब वहाँ पे सुबह हो गई, पाकिस्तान यहाँ कहीं पीछे चला गया, यहाँ कहीं पीछे चला गया, तो जी यहाँ पीछे चला गया, वहाँ पे शाम आ गई। तो जी ये जो अपने गिर्द घूमती है ना, अपने ही गिर्द यहाँ पे ऐसे ही घूमती रहती है, अपने ही गिर्द ऐसे ही यहीं पे घूमती है। वो तो घूम ही रही है सूरज के गिर्द, तो साथ साथ अपने भी गिर्द घूमती है। यहाँ से दिन रात आते हैं, 24 घंटे में अपने गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है, अपने ही गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। जो सूरज के गिर्द है, ये जो मोशन है, ये वाला हिस्सा, ये जो सूरज के गिर्द है, ये जो सूरज के गिर्द है, ये 1 साल में कंप्लीट होता है। जिस जगह से शुरू हुई थी दोबारा उसी जगह पे पहुँचते हुए उसको 1 साल लगता है, 365 दिन जिसे कहते हैं। तो 365 दिन लगते हैं, इसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये सर्कुलर मोशन है, और अपने ही एक्सिस के जो घूम रही है और दिन रात आ रहे हैं उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसलिए ये दोनों में एक्सप्लेन हुआ है, क्योंकि ये रोटेटरी की भी एग्जांपल इसमें आती है और सर्कुलर की भी आती है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए जी, यहाँ पर वो कहता है जी कि डिफ्रेंशिएट करो। अच्छा, पहले 2.2 देख लो। 2.2 में उसने कहा जी एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन उठा के लिखनी है जो मैंने बताई थी, इसके साथ जो एग्जांपल बताई थी वो आप लोगों ने फेरिस व्हील वाली या कोई भी आप लोग लिखते हैं। एक एग्जांपल लिखने के बाद आप लोगों ने कहना जी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, देयर आर 3 टाइप्स के बाद आप लोगों ने तीनों के नाम लिख कर तीनों को एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। एक डेफिनेशन साथ हर एक की, लेट्स सपोज ये वो सर्कुलर है, उसकी डेफिनेशन लिखी, साथ उसकी एक एग्जांपल लिखी। हर एक को जब भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, जो मर्जी क्वेश्चन आए, आप लोगों ने उससे रिलेटेड लाजमी एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल लिखनी है। इसी तरीके से 2.3 के अंदर वो कहता है जी सर्कुलर मोशन और रोटेटिंग मोशन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करो। तो भाई जी मैंने आप लोगों को बड़ा तफसीलन डिफ्रेंशिएट करवा दिया, और मैंने आप लोगों को जो बताया है आप लोगों ने वही इसके अंदर भी लिख देना है। आप लोगों ने एक एक एग्जांपल और एक एक डेफिनेशन लाजमी लिखनी है। अगर आप 3 पॉइंट्स इसके बना लेते हैं किसी तरीके से, और 3 पॉइंट्स भी कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है, मुझे बेशक बनाएं। आप लोग डायग्राम बना के 3 पॉइंट्स कर लें, किसी तरीके से कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन लाजमी तौर पर डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप लोगों ने लाजमी तौर पर एक करनी है, तब भी आपको इंशाल्लाह ताला पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 3 नंबर का सवाल है तो 3 के 3 नंबर आप लोगों को मिलेंगे, और वो कोई भी नंबर आपका नहीं काटेगा। यहाँ पर जी ये इसने एक क्वेश्चन दिया था 2.6 फेरिस व्हील से रिलेटेड। अब ये क्योंकि पीछे डिफाइन नहीं है ये 2.6, तो ये पीछे डिफाइन क्योंकि नहीं है, जो चीज़ पीछे डायरेक्टली डिफाइन नहीं है मैं वो भी नहीं करवाऊँगा। वो चैप्टर के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया है, उसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगा, और तब आप लोगों को साथ साथ में उस वक्त बताऊँगा कि ये जो है वो क्या यहाँ पर कह रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं जी।